हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो राज्य व्यवस्था, संविधान और शासन की जो क्लासेस चल रही थी उनमें हमने ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके बाद में हमने भारतीय संविधान की जो जीवन यात्रा है जिसमें संविधान सभा और उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से पहले और उसके बारे में जानने से पहले मैं अपनी इंट्रा आईएएस एकेडमी के बारे में एक बार आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये क्या सर्विस प्रोवाइड करवाती है। ये 8% टेस्ट सीरीज सर्विस प्रोवाइड करवाती है। इसमें सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम या अन्य आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी सारी जो जानकारी है वो मिलेगी। उससे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार सर्विस चॉइस कर सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें एक टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए फ्री ऑफ कोर्स है। इसके अलावा उसमें पेड कोर्स है जो टेस्ट सीरीज का है। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। उसमें मंथली के हिसाब से है, 6 मंथ के हिसाब से है, इसके अलावा ईयरली भी है, वार्षिक भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इसमें मैं लास्ट में नंबर बता दूंगा आपको, उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक बार और इंट्रा आईएएस एकेडमी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस जो एग्ज़ाम है उसके लिए अब शुरुआत कर दी है। लेकिन ये अभी हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर आने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो हमें वक्त प्ले स्टोर पर आने तक हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग जो रेगुलर क्लास है वो देना स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ में जैसा हमें उचित लगेगा, जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो जो क्लास का जो पैरामीटर है वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद में जो ऑनलाइन जो व्यवस्था है उसमें हम लोग कैसे देना है हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आपको उसमें समय अनुसार जो है हम लोग अपडेट करते रहेंगे और बताते रहेंगे। इसमें किफ़ायती जो है प्राइस रखी गई है, इसमें कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रखा गया है। आप देखोगे तो वेरियस टाइप के इसमें एग्जाम के जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन हैं। कम कीमत में आपको अधिक मुनाफा मिलेगा, इसमें विद क्वालिटी के साथ में मिलेगा आपको, है ना। हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है कंटेंट को लेके। तो हम लोग देखिए इसमें मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, ये जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट हैं जैसा कि मैं बताता हूँ, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, एक्सेट्रा अन्य जो सब्जेक्ट हैं इन सब के बारे में इसमें डिटेल से टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। स्कूल्स एंड यूजी एंड पीजी इनके भी सब्जेक्ट वाइज हैं, सेक्शनल वाइज हैं। आप देखोगे तो इसमें 6 क्लास के, 7th क्लास के, 8th क्लास के, 9th के, 10th के, 11th के और 12th तक हर एक सब्जेक्ट का सेक्शन के हिसाब से इसमें टेस्ट दिया हुआ है। जब आप साइट पे विजिट करोगे तो आपको ये सूचना मिल जाएगी। कोई दिल्ली पुलिस का है, रेलवे का एग्जाम है, बैंकिंग का है, एक्सेट्रा हमने सबको कमेंट कर रखा है, इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। ये मेरे नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अननेसेसरी कॉल और मैसेज नहीं करें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। भारत की प्रस्तावना को लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिर भारत की प्रस्तावना क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी और ये क्या बताता है भारत का दर्शन। भारत का संविधान क्या बता रहा है, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देश की शासन व्यवस्था, सरकार, जनता, सबके लिए उसके अकॉर्डिंग जो व्यवस्थाएं कर रखी है उसमें क्या क्या चीजें मेंशन है, वो कैसे बनेगा, उसका प्रारूप कैसे होगा, वो सारी चीजें इस भारतीय संविधान के आधार पे हुआ है। जो उसमें दिया हुआ है ये इसका एक तरीके से कंक्लूजन है और इसका उद्देश्य भी है। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। इसी को प्रस्तावना कहते हैं और इसी को भी उद्देश्य का बोलते हैं। ठीक है, यहां से जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन पूछने की संभावना बनी रहती है।
तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हर एक का हमने डिटेल से इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें दे रखी है। पहले बात करते हैं हम लोग भारत का संविधान। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई सबसे पहले कि ये संविधान क्या है। तो संविधान में क्या चीजें आती है, नियम, कानून, विनियमन, इसके अलावा इसमें और क्या चीजें आती है, इसमें रीतियां आती है, परंपराएं आती है। तो ये सारी चीजें हैं वो इनमें आती हैं और इन सभी चीजों को मिला के एक विधान बनाया जाता है, सभी को इंक्लूड करके, उसी को संविधान कहते हैं। ठीक है। तो अलग अलग राजनीतिक के या फिर राजनीति से संबंधित कोई पर्सनैलिटी है, सब ने अपने अपने जो वक्तव्य हैं समय समय पर और अपने अपने विचारधारा और अपने अपने विचार के आधार पर अलग अलग तरीके से इसमें मेंशन कर रखा है। लेकिन हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, जब उसके सिद्धांत है, दर्शन है, जब व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर विज्ञान उसमें कैसे इंक्लूड हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से बात करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट समय में हम लोग सबसे पहले जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो इसको पढ़ना चाहिए और इसको फॉलो भी करना चाहिए। तो हम लोग आगे बात करते हैं। भारत का संविधान, यहां लिखा हुआ है उद्देशिका, लिखा हुआ है हम का मतलब क्या है, हम मतलब भारत में निवास करने वाले भारत के जो नागरिक हैं उन सभी की बात की गई है। ठीक है, इसीलिए ये लिखा हुआ है हम, इसमें मैं नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हम, मतलब सबकी सहभागिता, सबको सामूहिकता के रूप से, सार्वभौमिक रूप से मिलजुल के रहना, ये इसमें शामिल है। हम बात करेंगे भारत के लोग, तो भारत में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी बात की गई है। तो भारत के बारे में हम लोग कभी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें 3 प्रकार के न्याय आ गए, विचार, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना, इनकी स्वतंत्रता आ गई, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समता समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी उद्देशिका है। तो इसमें जो चीजें मेंशन कर रखी है, अभी इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, तो डिटेल से पढ़ेंगे तो साथ में समझते भी जाएंगे। पहला, हम भारत के लोग, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसको लेके। देखिए, इसमें सभी लोगों को शामिल किया गया है, इसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, सब जो भारत में रहते हैं सबकी बात की गई है। फिर आगे शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो अब इसमें इसका मतलब क्या है, तो उसकी हम लोग बात करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये देखिए, तो हम लोग बात करते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कि भारत जो देश है ये अपने आंतरिक और बाह्य किसी भी प्रकार के जो निर्णय हैं वो लेने के लिए स्वतंत्र है, इसके ऊपर किसी बाह्य और आंतरिक कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब देश में नीति, प्रक्रिया, भारत के लिए कोई निर्णय लेना, भारत के जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाए रखना, या फिर भारत का कोई पक्ष हो उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय रूप से, राष्ट्रीय रूप से उसके लिए वो स्वतंत्र है। वो किसी बाहरी दबाव, राजनीतिक या फिर किसी भी प्रकार से वो किसी के अधीन नहीं है। तो
हम लोग इसको सामान्य भाषाओं में समझेंगे आराम से, इनको जटिल भाषाओं में समझने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य भाषाओं में समझते जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। क्या कह रहा है कि कोई देश पूरी तरह से स्वतंत्र है और किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि अपने सभी आंतरिक और बाहरी मामलों पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यह सर्वोच्च शक्ति रखता है और अपने कानूनों, नीति निर्धारण और प्रशासन में स्वतंत्र है। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र है जो किसी विदेशी प्रभुत्व के अधीन नहीं है और अपने निर्णय स्वयं लेता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया वही चीजें इसमें मेंशन की हुई है। इसमें मुख्य बातें क्या है और पढ़ लेते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता। भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन अधीनस्थ नहीं है, न ही किसी बाहरी प्राधिकारी के नियंत्रण में है। सर्वोच्च शक्ति। देश के भीतर कोई भी शक्ति और देश के बाहर कोई भी सत्ता भारत से ऊपर नहीं है। स्वतंत्र निर्णय। भारत अपने सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों जैसे कानून बनाना, किसी क्षेत्र का अधिग्रहण करना या सौंपना पर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। जैसे बांग्लादेश और भारत के बीच में जो सीमाओं को लेके क्या किया गया था, इसमें आदान प्रदान किया गया था। उद्देशिका में महत्व है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यह सुनिश्चित करता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और अपने लोगों के लिए अपने लोगों द्वारा अपने निर्णय स्वयं लेता है। समझ गए आप लोग। अब देखिए आगे, इसमें आगे शब्द जुड़ा हुआ था समाजवाद। हम एक एक शब्द को लेते हुए चलेंगे। जो उसमें शब्द था समाजवादी, तो अब समाजवादी में क्या मेंशन किया हुआ है देखते हैं। समाजवादी, सोशलिस्ट, इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति या विचारधारा जो उत्पादन के साधनों जैसे कारखाने, जमीन के निजी स्वामित्व के बजाय सामाजिक या सामूहिक स्वामित्व या नियंत्रण का समर्थन करती है, ताकि समाज के सभी सदस्यों खासकर गरीबों और वंचितों को समान अवसर और लाभ मिले और आर्थिक असमानता व शोषण कम हो। यह समानता, सहयोग और सामाजिक कल्याण पर आधारित एक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें सरकार या समुदाय संसाधनों का प्रबंधन करती है। इसमें मुख्य बातें क्या हैं? सामाजिक स्वामित्व है। समाजवाद का मानना है कि प्रमुख उद्योग और संसाधन जो है समाज के होने चाहिए, न कि कुछ निजी व्यक्तियों के, ताकि धन का समान वितरण हो सके। समानता और न्याय, इसका लक्ष्य वर्ग भेद खत्म करना और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुंच देना। सामूहिक हित, यह व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा पूरे समाज के कल्याण को प्राथमिकता देता है। आगे क्या लिखा हुआ है? भारतीय संदर्भ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है वो 1976 में जोड़ा गया था और सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ एक कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता दर्शाता है। इस हिसाब से जो हम लोग समाजवादी को पढ़ते हैं, मतलब कि किसी एक व्यक्ति जो अगर मान लीजिए कोई धनवान व्यक्ति हो या जिसके पास धन ज्यादा हो, प्रतिष्ठा ज्यादा हो, पैसा ज्यादा हो, पावर ज्यादा हो, वो संसाधनों पर अकेले नियंत्रण, मोनोपोली ना करें, जिसमें भारत में रहने वाले जो सभी लोग हैं सभी की सामूहिक रूप से सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, सभी को हितों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन और वितरण किया जाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक व्यक्ति के पास इतना धन नहीं हो कि वो दूसरे का शोषण कर सके और दूसरे का क्या कर सके, जो अधिग्रहण है वो ना कर सके। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो समाजवादी के बाद में शब्द था सब पंथ निरपेक्षता। तो इसका जो इंग्लिश में शब्द है आप धर्मनिरपेक्षता
और पंथ निरपेक्षता दोनों के शब्द जो हैं वो सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है, सेक्युलरी है, लेकिन भारत के संदर्भ में ये पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, भारत में, और मैं किसी एक कंट्री दूसरे का ले लेता हूं, तो आप देखोगे तो ये दो प्रकार की मानी जाती है, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। यदि सकारात्मक की बात कर दें तो ये भारत में सकारात्मक पक्ष है। इसमें सभी धर्मों का समान संरक्षण है, सभी को समान जगह दी गई है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन भारत का कोई राजधर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, कोई राजधर्म नहीं है, और इसमें सभी धर्मों को क्या किया गया है, यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। और जो मौलिक अधिकार है तो इसमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इसमें मेंशन किया हुआ है। लेकिन जब आप नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को पढ़ेंगे अपन, तो इसमें आप देखोगे जैसे किसी कंट्री में तथाकथित कोई भी एक कंट्री हो, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई आपका पर्टिकुलर जो धर्म है वो आपका धर्म अलग है, ये आपकी धर्म की जो व्यवस्था है वो अलग है, लेकिन राज्य में ये जो धर्म है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि धर्म को लेके कोई हस्तक्षेप होता है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप बारंबार कर लेगा। मतलब राष्ट्र उसमें इंपॉर्टेंट है, राज्य उसमें धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। और दूसरा, भारत के संदर्भ में इसमें सबको संरक्षण दिया गया है, वहां पर संरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये आप फ्रांस के संदर्भ में देख सकते हैं, क्योंकि फ्रांस जो कंट्री है तो वो क्या करती है, वो नकारात्मक जो धर्मनिरपेक्षता है उसको लेके व्यवस्था बनाए रखती है। क्योंकि वहाँ यदि मान लेते हैं कि किसी तथाकथित कोई धार्मिक व्यवस्था को यदि प्रोत्साहन दिया जाता है और वो राज्य के मामलों में या राज्य की व्यवस्था में यदि वो उल्लंघन करता है, तो राष्ट्र या राज्य जो है वो उसको पहले ही ये चीज़ बता देता है कि आपकी ये जो निजी धार्मिकता है ये राष्ट्र में बाध्यता नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कुछ पाया गया तो हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, प्रतिबंध लगा देंगे। तो उस आधार पर वहाँ पर दोनों में आप भिन्नताएं देख सकते हैं। और भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या किया गया है, आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म की रीति रिवाज आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसको स्वीकार कर सकते हैं, आप इसको मान सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं कि ऐसा नहीं हो कि आप अपने धर्म के वर्चस्व के लिए आप किसी दूसरे धर्म को नकारात्मक या फिर गलत छवि वहां उत्पन्न करें। तो उस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इस आधार पर यहाँ पर युक्त इसके लिए प्रबंधन किए हुए हैं, जो हम लोग क्या करेंगे, जो मूल अधिकार है उसमें इसको पढ़ेंगे। तो आगे बात करते हैं हम लोग पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वह सभी धर्मों को समान मानेगा और एक धर्म को बढ़ावा या विरोध नहीं करेगा। किसी एक धर्म को बढ़ावा और विरोध नहीं करेगा। यह धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव न करने और सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और आचरण की स्वतंत्रता देने का सिद्धांत है, जिसका मतलब धर्महीन होना नहीं बल्कि धर्म के मामले में तटस्थ रहना। तटस्थ मतलब किसी एक पक्ष का नहीं रहना, न्यूट्रल रहना ना। फिर है धर्म, जो पंथ निरपेक्षता है इसके मुख्य बिंदु, राज्य की तटस्थता। सरकार किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानती और सभी धार्मिक समुदायों के साथ समान व्यवहार करती है। धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने, उसका पालन करने, किसी भी धर्म को न मानने की पूरी आजादी होती है। धर्म व्यक्तिगत मामला, धर्म को नागरिकों का निजी मामला माना जाता है और राज्य इसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर असर ना पड़े। जब कभी प्रश्न पुट आउट किया जाता है तो ये इसमें मेंशन किया जाता है ऑप्शन में, तो इस बात का ध्यान रखिए। समान व्यवहार, तो राज्य सभी धर्मों, पंथों, उपासनाओं, पद्धतियों के साथ समान दृष्टि रखता है।
किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, कोई आधिकारिक धर्म नहीं, देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, इसमें राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सामंजस्य बढ़ता है। तो जैसा कि मैंने बता दिया पहले आपको, आगे पढ़ते हैं। इसमें लोकतंत्रात्मक जो शब्द लिखे हुए हैं सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक इसका अर्थ है कि जनता के लिए, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। ये एक पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के अब्राहम लिंकन, उनका स्टेटमेंट रहा है। तो जो स्टेटमेंट है कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा, तो ये जो सेगमेंट है ये आप पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर किसी सेंटेंस को ही याद मत रखिए। आप आराम से अपने आवश्यकता के अनुसार आपको जैसे समझ होती है उसको आप उसको समझ सकते हैं। जहां सत्ता लोगों के हाथ में होती है और वे अपने प्रतिनिधियों को चुनकर कानून बनाते हैं, जो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और समानता और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित एक शासन प्रणाली है, जिसमें सभी नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होता है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि जनता का शासन, इसमें जनता स्वयं या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। मैं आपको बता देता हूं कि जो डेमोक्रेसी है वो दो प्रकार की है। एक जो आप देखते हैं एक डेमोक्रेसी जब आप देखते हैं कि डायरेक्ट एक प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है तो आप देखते हैं कि भारत के अंदर जो पंचायती राज इलेक्शन होते हैं जिसमें सरपंचों के इलेक्शन होते हैं, तो जनता डायरेक्ट क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। लेकिन आप जब देखते हैं, आप कई ऐसे जो यूरोप के कंट्री हैं तो उनमें क्या है कि डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो देखने को मिलती है। मतलब ये है कि सरकार कोई भी निर्णय लेती है तो वो जनता से पूछकर उसके बाद में निर्णय लेती है। कोई कानून बनता है तो उसमें जनता की डायरेक्ट भागीदारी होती है, उन सभी की भागीदारी को शामिल किया जाता है। उसके बाद में जो मेजोरिटी है उसके आधार पर बाद में जो निर्णय है वो लिया जाता है, कानून बनता है, वैसी व्यवस्था होती है। लेकिन भारत जैसे एक विविधतापूर्ण और बड़े जनसंख्या वाले देश में ऐसा बहुत कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है और बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है। जैसे क्योंकि इतने सारे धार्मिक जो विचारों से संबंधित लोग, यहाँ इतने प्रकार के नस्ल, यहाँ इतने प्रकार की जातियां, इतने प्रकार के जो रंग, यहाँ इतने प्रकार की जो विभिन्नता प्रकार की संस्कृतियां और एसेट्रा प्रकार की जो विभिन्नताएं इस देश में देखी जाती है, तो उन सभी को एक मत होने में, तो सरकार को चुनने और सरकार की प्रक्रिया को बनाए रखने या फिर राज्य के कल्याण हेतु सुनिश्चितता जो निश्चित करनी होती है उसमें बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए भारत में क्या किया गया है कि भारत में जो प्रतिनिधि है उनको जनता चुनती है और प्रतिनिधियों के माध्यम से जो राष्ट्र के प्रमुख हैं उनको चुना जाता है। उस हिसाब से राज्य में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो व्यवस्थाएं हैं डेमोक्रेसी की वो रखी जाती है। डेमोक्रेसी पर चर्चा करेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन हमको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आप अपने भाषा में और अपनी समझ के अनुसार इनको समझिए। आप जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें आती है वो आपको समझने के लिए है, क्योंकि जब आपकी समझ बेहतर होगी तो आप क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे उसको। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रतिनिधित्व, लोग अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों को वोट देकर चुनते हैं जो उनकी ओर से कानून बनाते हैं। लेकिन इन्होंने कहा, जैसे कहा है कि लोग अपने पसंदीदा प्रतिनिधियों को वोट देकर, अब क्या पता कि मान लेते हैं कि हम इसके बारे में बात करेंगे कभी कि मुझे कोई राजनीतिक पार्टी की जो विचारधारा है वो पसंद है, लेकिन मुझे वो प्रतिनिधि पसंद नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में
जो प्रतिनिधि, जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लीडर बैठे, वो एक तथाकथित कोई व्यक्ति है विचारधारा वाला जिसको मैं पसंद करता हूं, वो बैठे। लेकिन जिसको मैं चुन रहा हूं, जिसको मैं वोट दे रहा हूं, वो मुझे पसंद नहीं। तो यहां पूर्णतया जो है वो जो डेमोक्रेसी है, वो प्रतिनिधित्व का जो है वो प्रोत्साहन नहीं हो पाता है। यहां देखिए, लेकिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, डिबेट हो सकती है इसके ऊपर लंबी, और समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जवाबदेही, सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है और जनता के हितों के लिए काम करती है। समानता और अधिकार, यह समानता मौलिक अधिकारों और सभी को अपनी बात कहने के लिए अवसर पर आधारित है। उदाहरण के लिए, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे पढ़ते हैं। गणराज्य, रिपब्लिक, इसका अर्थ है कि एक ऐसी प्रणाली, मतलब आप देखते हैं एक तो गणतंत्र में आप देखते हैं कि जो सार्वभौमिक जो मताधिकार है, दूसरा आप देखते हैं कि जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो राष्ट्र का प्रमुख मनोनीत ना होके उसका जो निर्वाचन होता है वो वंशानुगत ना होके, उसका वंशानुगत होके क्या होता है, वो निर्वाचित होता है। इसमें आप देख सकते हैं भारत में जितने भी जो राष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन होता है, और जो निर्वाचन की प्रणाली है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसको कभी समझेंगे हम लोग। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो राष्ट्र का प्रमुख है वो निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। आप देख लीजिए आगे, देश का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि जनता द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। इसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है और कोई राजा या रानी शासन नहीं करता है, बल्कि एक जनता का शासक, जनता का तंत्र होता है जहां सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित होती है और संविधान के माध्यम से नियंत्रित होती है। आप देखेंगे तो जो कि भारत में सबसे ऊपर क्या है, संविधान, लेकिन संविधान शक्ति किसे प्राप्त करता है, भारत की जनता से। मुख्य बिंदु, वंशानुगत शासन का अभाव, गणराज्य में राजा या रानी का पद वंशानुगत नहीं होता है जैसा कि राजशाही में होता है, जैसे ब्रिटेन में होता है। निर्वाचित प्रमुख, राज्य का मुखिया राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, भले यह चुनाव प्रत्यक्ष न हो, भले जैसे भारत में राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता की संप्रभुता, शक्ति जनता में निहित होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन करती है। सार्वजनिक मामला, देश का एक सार्वजनिक मामला पब्लिक मैटर माना जाता है, न कि शासकों की निजी संपत्ति। प्राचीन संदर्भ, प्राचीन भारत में भी वजी और मल जैसे जो गणराज्य थे, जो लोकतांत्रिक और गैर राजशाही शासन प्रणाली के उदाहरण है। जो इसमें न्याय की बात की गई है, तीन प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीन न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हम लोग सबसे पहले सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक न्याय, इसका मतलब है कि एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उसे समान अधिकार और अवसर समान मिले। संसाधनों जैसे धन, शिक्षा, स्वास्थ्य का निष्पक्ष वितरण हो, मतलब निष्पक्ष मतलब पक्षपात नहीं हो, और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, जिससे सभी को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका मिले और मानवीय गरिमा बनी रहे। इसमें मुख्य बातें क्या हैं? समानता और निष्पक्षता, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार और अवसर प्रदान करना बिना किसी भेदभाव के। संसाधनों का उचित
बंटवारा, धन, शक्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक लाभों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना। भेदभाव का उन्मूलन, जाति, लिंग, धर्म, नस्ल या अन्य किसी आधार पर होने वाले भेदभाव या असमानता को खत्म करना। मानवीय अधिकारों की सुरक्षा, हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा की रक्षा करना। समावेशी समाज, ऐसा समाज बनाना जो सभी को शामिल करे और विविधता का सम्मान करे। उदाहरण, समान वेतन कानून और भेदभाव विरोधी कानून जैसे लाया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सबकी पहुंच। इसके अलावा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए नीतियां। आप देखते हैं कि सरकार द्वारा समय समय पर सामाजिक उत्थान के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए या फिर सामाजिक जो जरूरत है लोगों को, तो उसके आधार पर देखा जाता है कि जो योजनाएं हैं वो लाई जाती हैं और उनके लिए जो उनके हित हैं उनको सुनिश्चित किया जाता है। फिर है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी लिंग, जाति या पृष्ठभूमि का हो, अर्थव्यवस्था में भाग लेने और सम्मानजनक जीवन जीने के समान अवसर मिले। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए कि जो स्त्री और पुरुष में जो समान वेतन की अवधारणा है उसको शामिल किया गया है। समय की जो निश्चितता है वो भी दी गई है, जहां धन और संसाधनों का वितरण निष्पक्ष हो, आय असमानता कम हो और सभी को बुनियादी जरूरतें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पोषण पूरी करने का मौका मिले, ताकि कोई भी गरीबी या अभाव में न रहे और हर कोई अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके। आर्थिक न्याय के मुख्य पहलू, समान अवसर, सभी को नौकरी, शिक्षा और आर्थिक विकास के बराबर मौके मिलना बिना किसी भेदभाव के। संसाधनों का उचित बंटवारा, उत्पादन और वितरण के साधनों पर कुछ लोगों का एकाधिकार न हो और धन का पुनर्वितरण हो, जैसे प्रगतिशील कर प्रणाली से। गरीबी उन्मूलन, न्यूनतम आय सुनिश्चित करना और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त करना। सम्मानजनक जीवन, हर व्यक्ति को एक रचनात्मक, उत्पादक और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, न कि केवल जीवित रहने का। आप पढ़ोगे आर्टिकल 21 तो उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। प्रगतिशील कर प्रणाली, अमीरों से ज्यादा कर लेना और उस पैसे का उपयोग गरीबों की मदद या सार्वजनिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इन सब के लिए व्यवस्था करना। प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को घर देकर संपत्ति के स्वामित्व और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना। समान वेतन, लिंग या जाति के आधार पर वेतन के अंतर को खत्म करना। जैसा कि मैंने बता दिया कि स्त्री और पुरुष में जो वेतन है, समान कार्य हैं, उसके आधार पर उनमें भेदभाव न किया जाए, उसको खत्म करना। अब है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या कहता है? देखिए, इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग आदि के राजनीति में भाग लेने, वोट डालने या चुनाव लड़ने, सरकारी पदों पर पहुंचने के समान अवसर और अधिकार मिले, ताकि एक निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहे जहां हर नागरिकों की आवाज सुनी जाए और कानून सभी पर समान रूप से लागू हो, जिससे शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो और सार्वजनिक नीतियां जनहित में बने। मुख्य बिंदु क्या कह रहे हैं? समान अवसर, हर व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रियाओं में शामिल होने का समान मौका मिले, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, जैसे कि भारत में। सार्वजनिक पद, हर नागरिक को योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है। कानून के समक्ष समानता, कानून सभी पर एक जैसा लागू हो
और किसी को उसकी राजनीतिक संप्रभुता के कारण विशेष लाभ या छूट ना हो या छूट न मिले। नीति निर्माण में भागीदारी, जनता को सार्वजनिक नीतियां बनाने की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का अधिकार मिले। भ्रष्टाचार और पक्षपात से मुक्ति, यह सुनिश्चित करना कि राजनीतिक शक्ति का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के बजाय जनहित में हो और राजनीतिक प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग कि जो 3 प्रकार के न्याय हो गए, तो अब इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है। न्याय 3 प्रकार के हो गए, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो उसमें पहला जो स्वतंत्रता है वो है विचारों की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, तो इन सब की स्वतंत्रता इसमें दी हुई है। हम लोग एक एक को करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है विचार की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि व्यक्ति का अपने विश्वासों, मतों और विचारों को बिना किसी बाहरी दबाव, हस्तक्षेप या डर के रखने और उन पर सोचने का अधिकार, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अभिन्न हिस्सा है। और यह व्यक्तिगत स्वायत्तता के लिए बेहद जरूरी है, जिसमें व्यक्ति अपने विचार बना सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ क्या है कि आंतरिक स्वतंत्रता, यह मन की वह स्थिति है जहां व्यक्ति किसी भी बाहरी शक्ति, सरकार, समाज, धर्म के दबाव के बिना अपने विचार बना सकता है, चाहे वे विचार कितने भी क्रांतिकारी या प्रचलित क्यों ना हो। विचार बनाने की बात हो रही है। अभिव्यक्त से पहले मतलब यह है कि हम किसी चीज को बोलें या व्यक्त करें, उससे पहले जो हमारे दिमाग में सोच रहे हैं, विचार हैं, वो सारे डेवलप हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बिल्कुल स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि आप सोचे ही नहीं। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से एक कदम आगे है। पहले आप सोचते हैं, फिर आप उसे व्यक्त करते हैं। विचार की स्वतंत्रता के बिना अभिव्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान और प्रगति, यह अवधारणा ज्ञान के विकास और समाज के में प्रगति के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह पारंपरिक विचारों को चुनौती देने और तर्क का समर्थन करने की अनुमति देती है। हम किसी रूढ़ियों को मानते हैं जिनको प्राचीन काल में मान्यता मिली हुई है और वो चली आ रही थी, जिसके आधार पर समाज में वही सिस्टम जो लागू हुआ और उसी को मानते गए। लेकिन तार्किकता है उसके अभाव में वो चीजें चलती रही। लेकिन जब आधुनिकता के काल में क्या हुआ कि जब तर्क और तर्कवाद जो है, जब उसको प्रोत्साहन मिला, विज्ञान को जब प्रोत्साहन मिला, तो उससे क्या हुआ कि जो रूढ़ियां हैं उनको क्या किया गया, उनकी जो व्यवस्थाएं थी उनको धीरे धीरे खत्म किया गया, कम किया गया और आधुनिकता को बढ़ावा दिया गया। तो ये इसमें कहा गया। फिर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति को बिना किसी डर, सरकारी हस्तक्षेप के अपने विचारों, मतों, भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना, जानकारी प्राप्त करने और साझा करने का मौलिक अधिकार, जो लोकतंत्र का आधार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, मानहानि जैसे कारणों के कानूनों द्वारा सीमित किया जा सकता है, जिसमें बोलना, लिखना, छापना, कला और शांतिपूर्ण विरोध का प्रदर्शन शामिल हो। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर भारत के विरोध या भारत की छवि को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए युक्त प्रतिबंध किया गया है, उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। ऐसा नहीं हो कि आप भारत में रह रहे हैं और भारत के खिलाफ ही आप क्या कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी विदेशी मुल्क को आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, सहायता या उसको सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा या बाहरी सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। तो इन आधारों पर आपके लिए यहाँ पर क्या किया जा सकता है, पाबंदी की जा सकती है। मुख्य पहलू, विचारों का आदान प्रदान। इसमें अपने विचारों और विश्वासों को कहने, लिखने, छापने, चित्रित करने या प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता होती है। जानने का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने और साझा करने का अधिकार इसी का हिस्सा है।
लोकतंत्र का आधार, यह समाज में स्वतंत्र का बहस चर्चा और यह समाज में स्वतंत्र बहस चर्चा और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक अधिकार, ये संवैधानिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत यह एक मौलिक अधिकार है। इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं, सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा, जैसे देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये आप जो लाइन टू लाइन है इसको ध्यान रखना, देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित, ठीक है। मानहानि और हिंसा, किसी भी मानहानि करना, किसी की मानहानि करना, घृणा फैलाना या हिंसा भड़काना इस स्वतंत्रता के तहत सुरक्षित नहीं है। मान लीजिए कि भाई अगर आपकी प्रतिष्ठा को कोई चोट पहुंचाता है या धूमिल करता है, नुकसान करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वैसे भारतीय संदर्भ में भी कहा गया है कि यदि भारतीय संदर्भ में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ क्या किया जा सकता है, युक्त प्रतिबंधों के तहत सजा का प्रावधान किया जा सकता है या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उचित प्रतिबंध, यह प्रतिबंध कानून द्वारा लगाए जाने चाहिए और सार्वजनिक हित में होने चाहिए। फिर है विश्वास की स्वतंत्रता। इसका मतलब है हर व्यक्ति को यह चुनने का अधिकार है कि वह क्या माने, कैसे सोचे और अपने विचारों, विवेक और धर्म को सार्वजनिक या निजी तौर पर बिना किसी दबाव या डर के अभिव्यक्त कर सके, जिसमें किसी भी धर्म को न मानने, अपना धर्म बदलने का अधिकार और बशर्ते या दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। मुख्य पहलू क्या है इसके, विचार और विवेक की स्वतंत्रता। यह सबसे मौलिक स्तर है जहां आप चाहो सोचने मानने के लिए स्वतंत्र हैं और आंतरिक विश्वास है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसे कि नास्तिक होना या कोई दार्शनिक विश्वास रखना। आप चाहो तो ईश्वर को मानो, आपकी इच्छा है तो मत मानो, आप चाहो तो मानो भी नहीं मानो भी, सब आपके ऊपर है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें विश्वासों को पूजा, शिक्षा, व्यवहार या पालन के माध्यम से व्यक्त करना शामिल है, जैसे प्रार्थना करना, उपवास रखना, धार्मिक अनुष्ठान करना। धर्म बदलने की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को अपना धर्म या विश्वास बदलने का पूरा अधिकार है। होता है ना कि भाई मेरे को ट्रस्ट है किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, मैं किसी धर्म में विश्वास करता हूं या किसी पर्टिकुलर किसी देवता में, देवी में या ईश्वर के बने हुए किसी भी एक जो व्यवस्था का जो भाग है, इसमें किसी भी धर्म से हो तो मैं उसमें बिलीव करता हूं। तो वो सारी जो चीजें हैं इसमें कहा गया है कि आप चाहो तो इसको मानो चाहे नहीं मानो। सार्वजनिक और निजी रूप से, यह अधिकार अकेले या दूसरों के साथ मिलकर सार्वजनिक या निजी तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने पसंद के धर्म या विश्वास को चुनने या उसका पालन करने, उसे मानने या उसका प्रचार करने का अधिकार है, बिना किसी डर, जबरदस्ती या भेदभाव के, और इसमें कोई धार्मिक विश्वास न रखने का अधिकार भी शामिल है। यह एक मौलिक मानवाधिकार है जो सरकार द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा देने से रोकता है और सभी को समान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। मुख्य बिंदु क्या है इसके, चुनाव की स्वतंत्रता। चुनाव मतलब इलेक्शन नहीं, चुनाव का मतलब है कि आपकी चॉइस, व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है या कोई भी धर्म न मानने जिसे नास्तिक, अज्ञेयवादी की स्वतंत्रता रखता है। पालना और अभिव्यक्ति, अपने धर्म के अनुसार पूजा, प्रार्थना, अनुष्ठान करने और अपने विश्वासों को व्यवहार में लाने की आजादी है। कोई जबरदस्ती नहीं, किसी को भी किसी भी विशेष धर्म को अपनाने या छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। राज्य का हस्तक्षेप नहीं, सरकार किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म घोषित नहीं कर सकती और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। प्रचार का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह दूसरों को धर्मनिरपेक्ष
धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने तक सीमित नहीं है। इसमें एक शब्द दिया हुआ था धर्मनिरपेक्षता, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म से निरपेक्ष। धर्म का मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं? धर्म का मतलब हम लोग कर्तव्य मान सकते हैं। अगर कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य से अगर निरपेक्ष हो रहे हैं, तो फिर वो व्यवस्था कैसे डेवलप होगी? फिर साझा जो सामूहिक व्यवस्था है वो डेवलप कैसे होगी? इसमें तो फिर हितों के टकराव होंगे। अगर कर्तव्य से हम लोग विमुख हो गए तो कर्तव्य को तो शामिल किया जाना चाहिए इसमें। इसलिए कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है हमने वो अडॉप्ट नहीं किया, हमने उसकी जगह पंथ निरपेक्षता लिखा। क्योंकि हम लोग किसी एक पंथ के नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो ये पंथ हैं, इन सभी पंथों को जो राजधर्म है वो भारत सरकार का नहीं है या भारत का नहीं है, और सभी जो धर्म है इनके सभी की समान संरक्षण की बात कही गई है इसमें। ये बात इसमें कही गई है। इसलिए पंथ निरपेक्षता का जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो हम लोगों ने यहाँ अडॉप्ट किया है। सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि आप धर्म के नाम पर समाज विरोधी या क्रूर प्रथा जैसे नरबली, जबरन बाल विवाह कर सकते हैं जैसे कार्यों पर प्रतिबंध है। फिर है उपासना की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को बिना किसी सरकार, समाज या बाहरी दबाव के अपनी मर्जी से किसी भी धर्म या आस्था को मानना, उसका अभ्यास करने, उसका प्रचार करने, उसे बदलने की पूरी आजादी है। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में जो व्रत रखते हैं या अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसे ही इसी प्रकार जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में है तो उसमें जैसे रोजा रखते हैं तो वो सारी चीजें, नमाज पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें इसमें उसका प्रचार करने, उसे बदलने की पूरी आजादी है। जिसमें अकेले या समूह पूजा, प्रार्थना, धार्मिक अनुष्ठान करना शामिल है। यह एक मौलिक मानवाधिकार है जो किसी को सताया, रोका नहीं जा सकता। इसका अर्थ क्या है? पसंद की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म चुन सकते हैं, बदल सकते हैं, नास्तिकता का पालन कर सकते हैं। अभ्यास की स्वतंत्रता, आप अपने विश्वास के अनुसार पूजा, प्रार्थना, भजन, कीर्तन, ध्यान आदि कर सकते हैं। निजी और सार्वजनिक रूप से, आप अकेले या दूसरों के साथ मिलकर अपने घर में या सार्वजनिक स्थानों पर अपने धर्म का पालन कर सकते हैं बिना किसी डर के। आपको अपने विश्वास के कारण उत्पीड़न, भेदभाव या प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण, भारत के संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है जो नागरिकों को यह अधिकार देती है। यह सुनिश्चित करता है कि एक बहुलवादी समाज में सभी धार्मिक और गैर धार्मिक लोगों को अपने तरीके से जीने का अधिकार मिले। प्रतिष्ठा और अवसर की योग्यता का मतलब क्या है? आप देखते हैं उसके आगे जब आप पढ़ोगे भारत की प्रस्तावना में, तो प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता है उसकी बात की गई है, उसमें बात की गई है। तो इसमें जो प्रतिष्ठा और अवसर की योग्यता का जो मतलब है, हर व्यक्ति को समाज में समान जो समान है, मतलब इक्वल सम्मान की बात की जा रही है ना, स्टेटस मिले और उसे जीवन में आगे बढ़ने, शिक्षा प्राप्त करने या अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए सभी को बराबर मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिले बिना किसी भेदभाव जैसे जाति, धर्म, लिंग या धन के, या ताकि सभी का सर्वांगीण विकास हो। सभी प्रकार से विकास की बात की गई है। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण आदर्श है जिसका लक्ष्य एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनाना है। इसका मतलब है कि कोई वंचित ना रह जाए, इसमें कोई पीछे न रह जाए। प्रतिष्ठा की समता, इक्विलिटी ऑफ स्टेटस। इसका अर्थ है कि समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से देखा जाए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। किसी व्यक्ति को उसकी मेहनत या पद के आधार पर अलग अलग दर्जे का न माना जाए जिससे वर्ग भेद या भेदभाव हो। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं और हाशिए के समूहों को भी पुरुषों के समान या बराबर सम्मान और महत्व मिले। हम इस पर चर्चा करेंगे हम कभी डिटेल से, कि इसमें जो बातें कही गई हैं इन बातों को भी अभी हम लॉजिकली जब बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ में, तो आप देखने को मिलेगा कि जो बातें इसमें कही गई है उन बातों को आप सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आप इनको देखोगे तरीके से, तो आपको विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे कि जो इसमें कहा गया है और सामने एग्जाम्पल अलग अलग दिख रहे हैं।
तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है, क्या हमको इसके बारे में जानकारी है, अवगत है हम लोग? और उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, इसके लिए संविधान इसके लिए क्या मेंशन कर रखा है, कोई उचित व्यवस्था कर रखी है, तो उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अवसर की समता, इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और जीवन में प्रगति के लिए समान अवसर मिले। किसी को भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा या धन के कारण इन अवसरों से वंचित न किए जाए। यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार विकास कर सके और अपने जीवन का अधिकतम लाभ उठा सके। फिर शब्द है डिग्निटी, व्यक्ति की गरिमा। इसका मतलब है इंसान का स्वाभिमान, आत्मसम्मान, आंतरिक मूल्य जिससे उसे सम्मान और महत्व के साथ जीने का अधिकार मिलता है। यह नैतिकता, मर्यादा और प्रतिष्ठा से जुड़ा है और हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आदर पाने का हकदार बनाता है। जैसे कि उसे एक इंसान होने के नाते आदर मिले, चाहे उसकी जाति, लिंग या धर्म कुछ भी हो। व्यक्ति की गरिमा के इसके कुछ पहलू हैं। आत्मसम्मान और स्वाभिमान, अपनी मर्यादा बनाए रखना और किसी भी परिस्थिति में अपने स्वाभिमान को ठेस न लगने देना। आंतरिक मूल्य, हर व्यक्ति का स्वाभाविक और अंतर्निहित मूल्य जिसे उसकी योग्यता, प्रतिष्ठा या शक्ति से नहीं मापा जा सकता। नैतिक व्यवहार, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा आप अपने लिए चाहते हैं, यानी सभी के साथ समान और नैतिकता का पालन करना चाहिए। फिर है स्वतंत्रता, अपनी पसंद का जीवन जीने का स्वतंत्रता, जिससे व्यक्ति की अपनी पहचान और मूल्यों का सम्मान हो। जो मूल्य है, मूल्यों के बारे में बात करेंगे हम लोग इसमें, जैसे नैतिक मूल्य है, राजनीतिक मूल्य है, इसके अलावा सामाजिक मूल्य है, पारिवारिक मूल्य है, व्यक्तिगत मूल्य है। इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से, तब आपको इसमें और मजा आएगा। आप इसमें जैसे दर्शन शास्त्र है तो उसकी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण बनेगी, और जो एथिक्स सब्जेक्ट है इससे भी इसको बेहतर तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। इसी से सामाजिक न्याय, समाज, इन सब से जो कनेक्टिविटी जो है वो कर हम लोग यहां तक पहुंचेंगे। आगे बात करते हैं मर्यादा, शालीनता और अनुशासन के साथ जीवन जीना जो किसी व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। अब आगे शब्द था उसमें एकता और अखंडता, मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता, यह शब्द था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का मतलब है कि एक देश के सभी नागरिक, चाहे उनकी भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र कुछ भी हो, एक साथ मिलकर रहे, देश के प्रति अपनत्व महसूस करें, साझा मूल्यों और लक्ष्यों के लिए काम करें और देश की सीमाओं और पहचान की रक्षा करें, ताकि देश का एक मजबूत और विकसित और स्थिर इकाई बना रहे। राष्ट्रीय एकता यह देश के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ, सहयोग और भाईचारे की भावना है जो उन्हें एक साझा पहचान और उद्देश्य से जोड़ती है, भले ही सांस्कृतिक विविधता हो। उदाहरण, एक ही राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, सभी नागरिकों को समान समझना। राष्ट्रीय अखंडता, इसका अर्थ है देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं की रक्षा करना, उनकी संप्रभुता, सोवरेनिटी को बनाए रखना, साथ ही देश के भीतर सामंजस्य और सद्भाव बनाए रखना। उदाहरण के लिए देश की एकता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी खतरे को मिलकर रोकना और सभी नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना। फिर है बंधुत्व, भाईचारा। बंधुत्व, भाईचारे, एकता और आपसी अपनत्व की भावना। इसमें लोग एक परिवार के सदस्य की तरह एक दूसरे का सम्मान करें और राष्ट्र की एकता व व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखें। यह भावना जाति, धर्म, लिंग या भाषा के भेदभाव से परे होती है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? भाईचारे की भावना, यह लोगों के बीच आपसी प्रेम, सहयोग और सद्भाव को
दर्शाता है। एकता और अखंडता, यह देश की एकता और अखंडता को मजबूत करता है क्योंकि लोग खुद को एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति के सम्मान और गौरव को सुनिश्चित करता है, भले ही वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। संवैधानिक महत्व, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द जोड़ा गया ताकि देश के विविध वर्गों में यह भावना विकसित हो सके और सभी नागरिक एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे। जैसा कि हम लोगों ने पहले से इसको पढ़ रखा, देख लीजिए, ये सारी जो डिटेल है हम लोगों ने यहां तक पढ़ ली। अब बाकी रह गया ये कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। अंगीकृत का मतलब होता है कि हमने उसको एक्सेप्ट किया है। अधिनियमित का मतलब है कि कानून बनाकर हमने व्यवस्थाओं को शामिल किए हैं। और आत्मार्पित का मतलब है कि हमने इसको अंतरात्मा से स्वीकार किया है, समर्पण किया है। ठीक है, ऐसा इसमें कहा गया। फिर इसके जो भारतीय प्रस्तावना है, इसके कुछ आधारभूत बिंदु है, तो इनको और पढ़ लेते हैं। आधारभूत तत्व देखो क्या है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ये शब्द बिल्कुल मतलब क्रम वाइज पूछ सकते हैं एग्जाम में। ऐतिहासिक जुड़ाव, ऐतिहासिक जुड़ाव में देखो क्या चीज है। उद्देश्य प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू, न्यायिक स्थिति, केशवानंद भारती मामला 1973, केशवानंद भारती मामला 1973 में प्रस्तावना को संविधान का मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर माना गया और यह संविधान का अभिन्न अंग बन गया। संशोधन, अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कभी 42वां संशोधन 1976 में। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए इंदिरा गांधी का जो शासनकाल था उस समय। और इसी टाइम क्या हुआ कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। उद्देश्य प्रस्ताव को कब अपनाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। किस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रेरित किया? तो ये फ्रांसीसी क्रांति है, उसी से वो शब्द आए। प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का गणराज्य है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या जिसको पंथनिरपेक्ष कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान का पहचान पत्र किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान को अधिकार कहां से मिलता है? भारत के लोगों से। कानूनी और संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी देख लेते हैं एक बार। क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? हाँ, यह संविधान का हिस्सा है और न्याय संगत है, हालांकि यह स्वयं में सीधे तौर पर लागू करने योग्य नहीं है। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक बार संशोधन किया गया है। क्या प्रस्तावना एक कानून का स्रोत है? नहीं, यह विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत नहीं है। अब हम लोग जैसे वो 20 क्वेश्चन करते हैं वो कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? आंसर दिया हुआ है इसमें, भारत के नागरिक। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फिर है भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना। फिर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य का अर्थ क्या है? तो देखिए इसमें क्या है, शासन के स्वरूप को दर्शाता है। भारतीय संविधान का कौन सा उद्देश्य नागरिकों के बीच भाईचारा, बंधुत्व को बढ़ावा देता है? तो यह है बंधुत्व।
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना, सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता किस उद्देश्य का हिस्सा है? तो यह है स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान का कौन सा शब्द बताता है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है? तो यह है संप्रभु, सोवरेन। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना भारत के संविधान के किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? तो यह है बंधुत्व। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें देखिए ए और बी दोनों है। राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों का समान संरक्षण यहाँ है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उनका महापरिनिर्वाण भी है जो था। ये आज मैं नेक्स्ट दिन ही क्लास ले रहा हूं इसलिए। प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश से तात्पर्य क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? तो इसमें अर्थ है भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं है और किसी के प्रेशर में नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। प्रस्तावना भारत को कैसा गणराज्य घोषित करती है? तो ये कैसा करती है? निर्वाचित प्रमुख वाला, ना कि वंशानुगत। प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसमें दिया हुआ है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? तो इसमें उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? या जो पंथ निरपेक्ष है वो लिख सकते हैं। तो इसमें है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के प्रति समान जो संरक्षण है उसकी बात होगी। प्रस्तावना में अखंडता का जो शब्द है वो कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा कब गया था? 1976 में 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के साथ में या पंथ निरपेक्षता के साथ में। प्रस्तावना में संविधान की किस चीज को दर्शाती है? प्रस्तावना संविधान की किस चीज को दर्शाती है? तो ये भारत के संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को दर्शाती है कि भारत के संविधान का दर्शन क्या है और भारत का जो उद्देश्य क्या है संविधान बनाने का। तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन की गई। इस हिसाब से आपके ये 20 क्वेश्चन भी हो गए और आपका डिटेल से मैंने बता भी दिया। इस हिसाब से आपकी भारत की प्रस्तावना कंप्लीट हो गई है और इसके जो बनने वाले क्वेश्चन है और समय समय पर हम लोग लाते रहेंगे। इस हिसाब से जब आप पूरी क्लास देखते हो और बीच में यहाँ से क्या है कि मुझे जो लाइट के फोकस की वजह से कंप्लीटली आपको दिखता है लेकिन मुझे यहाँ कंप्लीटली दिख नहीं पाता है, इसलिए शब्दों का जो बोलने का जो है लय है वो यहाँ आगे पीछे हो जाता है। और दूसरा जो मैं आपको ये बता रहा हूं तो मैंने कहा कि जिस टॉपिक को ले रहे हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ये नहीं कि ऊपर से 5 लाइन पढ़ के निकल गए, उसको डिटेल से पढ़ेंगे और समझते हुए भी जाएंगे आराम से। आपको इसमें कोई भी कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके इंट्रा IAS अकेडमी के नाम से जो मैं जहाँ लिंक शेयर करता हूँ वहाँ आप देखोगे तो मैं लिंक शेयर कर दिया करूँगा और वहाँ पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। किस नंबर पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इन दोनों नंबरों पे कहीं पर भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी मैसेज ना करें। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि अगर मान लेते हैं कि मैं एक एक टॉपिक पे अगर आपको समझाने लग गया तो उसमें बहुत समय लग जाएगा और समय लग जाएगा तो फिर समझाने के लिए ऐसा नहीं है कि मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा, बेहतर तरीके से समझा दूंगा, लेकिन समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमको इतना ही है। और कभी अगर मौका मिलेगा तो कभी जो डिस्कशन होगा या फिर इसके ऊपर बात होगी तो एक मुद्दे को लेकर हम लोग डिटेल से बात करेंगे जिसमें कंप्लीटली चीज़ों को शामिल कर लिया जाएगा। इस आधार पर तो ध्यान रखिए। और जो हमारा चैनल है आप इस पे आप जाओगे आपको पढ़ने को मिलेगा
और चीज़ें धीरे धीरे आपको क्लासें अपलोड होती हुई मिलेगी। तो आप सभी को शेयर भी करिए। और अब थैंक यू।